Welcome everyone. In today's video, we are going to discuss about benefits or uses of biodiversity. So let's start with first one, that is ecosystem role of biodiversity और ecological role of biodiversity. अब जैसे हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा है कि उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं थ्रू फूड चेन, फूड वेब्स। बट ये जो इंटरडिपेंडेंस होती है या इंटरलिंकिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इकोसिस्टम में, ये इतनी क्लोज होती है कि अगर थोड़ा सा भी चेंज हो या कोई भी स्पीशीज डिस्ट्रक्ट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो जो पूरी जो फूड चेन है, फूड वेब है, या हम बोल सकते हैं जो पूरा इकोसिस्टम है नेचर में, वो इम्बैलेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरे इकोसिस्टम में से या पूरी दुनिया में से जो स्नेक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो रैट की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। इससे हमें पता है कि जो स्नेक्स होते हैं वो रैट को खाते हैं, तो अगर स्नेक्स ही नहीं रहेंगे तो रैट की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर रैट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो रैट्स क्या करेंगे, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सिमिलरली अगर हम कार्निवोरस को ख़त्म कर देंगे तो जो हर्बीवोरस हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे हमें पता है कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो मीट नहीं खाते, तो मीन्स वो जो अपना फूड होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू वेजिटेशन। अब जब हर्बीवोरस एनिमल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा तो जो वेजिटेशन है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है इकोसिस्टम का नेचर में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। Now, the plants and animals keep a check on their number through food chains, so the wildlife help to preserve the environment as a self-sustaining system. अब अगर इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में सिर्फ एक ही टाइप की स्पीशीज़ होंगी तो जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस है या फूड चेन है, वो इम्बैलेंस हो जाएगी, मीन्स वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए जो वाइल्ड लाइफ है या हम बोल सकते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है वो हेल्प करती है इन्वायरमेंट में सेल्फ बैलेंस बनाए रखने के लिए, जो प्लांट्स और एनिमल का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए, और जो इकोसिस्टम या जो इकोलॉजिकल बैलेंस है नेचर का उसको बनाए रखने के लिए। अब जो इकोसिस्टम होता है वो सपोर्ट करता है या हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी, प्लांट पॉलिनेटर्स, प्रीडेटर्स, डिकम्पोजर्स, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर, मैनेजमेंट ऑफ फ्लड्स एंड ड्राउट्स एंड अदर इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है, ये जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं एनवायरनमेंट में, ये हेल्प करती है मेंटेन करने के लिए प्रॉपर यूज़ ऑफ द गुड्स और सर्विसेज जो कि हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाता है। अगर जैसे हम बात करते हैं, अगर सिर्फ हर्बीवोरस ही होंगे इन्वायरमेंट में, कार्निवोरस नहीं होंगे, तो क्या होगा, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वेजिटेशन हो जाएगा, जिससे कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट, दीज सर्विसेज आर मेंटेनेंस ऑफ गैसियस कंपोजिशन इन एयर, पॉलिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, क्लाइमेट कंट्रोल बाय फॉरेस्ट एंड ओशनिक सिस्टम्स। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो ये सर्विसेज और ये जो गुड्स हैं जो हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है या इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाता है, ये हमें आर्टिफिशियली अरेंज करने पड़ेंगे, और आर्टिफिशियली अरेंजमेंट की जो कॉस्ट आएगी वो होगी अप्रॉक्सीमेटली 16 to 54 ट्रिलियन US$ पर ईयर। तो देख सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम के लिए और जो नेचुरल सर्विसेज हैं उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। इकोसिस्टम विद मोर डाइवर्सिटी can withstand the environmental changes in a better way because genetically variability leads to different tolerance ranges for a specific environmental stress. अब प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी मीन्स उतना ही ज़्यादा स्पीशीज़ का काउंट होगा। अब जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा क्या होंगी, जो एनवायरनमेंट की जो चेंजेस होते हैं या एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उनको एक्सेप्ट करने के या फिर उनके अकॉर्डिंग खुद को ढालने के या अपनी बॉडी में अडेप्टेशन करने के उतने ही ज़्यादा तरीके होंगे। मीन्स जितनी ज़्यादा जेनेटिकली वेरिएबल स्पीशीज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा टॉलरेंस होगी एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करने की। Species with higher genetic biodiversity have better adaptation ability towards environmental disturbance. हमने बोला जितनी ज़्यादा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा अडेप्टेशंस होंगी एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को ढालने की या खुद में चेंजेस करने की। बायोडाइवर्सिटी है उसके अदर इम्पॉर्टेंस भी हैं इकोसिस्टम के अलावा, जस्ट लाइक इन साइंटिफिक फील्ड और साइंटिफिक इम्पॉर्टेंस। वाइल्ड लाइफ एक्ट एज अ सोर्स ऑफ द जीन बैंक फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एक्सेट्रा। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा टाइप के
जीन्स होंगे स्पीशीज़ में। अब जितने ज़्यादा जीन्स होंगे स्पीशीज़ में उतनी ही ज़्यादा वेराइटीज़ होंगी स्पीशीज़ की, मीन्स उतनी ही ज़्यादा वो हेल्पफुल होंगी एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में और फिशरीज़ में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम डिफरेंट जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं उनको यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मीन्स टेस्टिंग के लिए। जैसे कोई ड्रग जब न्यू लॉन्च होता है तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है एनिमल्स के ऊपर, जस्ट लाइक फ्रूट फ्लाइज, फ्रॉग्स, रैट्स, रैबिट्स, गुइनिया पिग, रेसिस मंकी एंड एक्सेट्रा. Now, plant breeders have produced a number of high-yielding and disease-resistant varieties from their wild relatives by the genetic modification. इससे हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी न्यू न्यू ब्रीड्स आती हैं मार्केट में। तो वो कैसे आती हैं, उनमें क्या करते हैं, कुछ जो उनके जीन्स हैं उनको मॉडिफाई कर देते हैं या फिर उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्शन होती है या फिर यील्ड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब जो प्लांट्स होंगे अगर वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होंगे, उनमें डिजीज़ नहीं होंगी, तो जो वो यील्ड देंगे वो भी ज़्यादा होगी। द वाइल्ड लाइफ एक्ट एज अ सोर्स ऑफ द न्यू वैराइटीज़। अब जैसे वाइल्ड लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के जीन्स होंगे तो मतलब वो डिफरेंट टाइप्स की न्यू वैराइटीज़ प्रोड्यूस करेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ बिकम्स of paramount importance for their survival and propagation of race. So man is constantly in search of ways and means to protect natural areas in their natural conditions to promote the development of wildlife. अब जो मैन है वो कॉन्टीन्यूसली ट्राई कर रहा है नए तरीके ढूंढने के, ताकि जो नेचुरल एरियाज़ हैं और जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके सर्वाइवल को इंक्रीज़ किया जा सके नेचुरल कंडीशंस में ही। फॉर एग्जांपल अब जैसे राइस की जो हाई यील्डिंग वेराइटी है उसको ब्राउन प्लांट हॉपर से प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें प्लांट रेजिस्टेंट जीन इंट्रोड्यूस किए गए जो कि केरला में पाए जाते हैं कुछ वाइल्ड वेराइटीज़ में। सिमिलरली इन पोटैटो रेजिस्टेंट जीन्स अगेंस्ट लेट ब्लाइट डिजीज हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम अ वाइल्ड वेराइटी सोलेनम डेमिसम। राइस की जैसे ही पोटैटो में भी डिजीज रेजिस्टेंट जीन इनकॉर्पोरेट किए गए ताकि उसको भी डिजीज़ से बचाया जा सके, जो कि एक वाइल्ड वेराइटी का पोटैटो था सोलेनम डेमिसम। प्रोडक्शन ऑफ द हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स, लाइव स्टॉक्स एंड फिश कैन नॉट विथस्टैंड द चेंज ऑफ द सराउंडिंग विदाउट देयर वाइल्ड रिलेटिव्स. Now next we have in drugs and medicine. About 75% of world population depends upon the plants and plant extract for medicine. अगर हम कुछ ड्रग्स का एग्जांपल लेते हैं जस्ट लाइक मॉर्फिन जो कि एक एनाल्जेसिक है, वो डराइव की जाती है पैपेवर सोमनिफेरम से। नेक्स्ट आती है हमारे पास क्विनीन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है जिसको हम मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो एक्सट्रैक्ट होती है चिनकोना लेडगेरियाना से। जो टैक्सोल है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क ऑफ टैक्सस ब्रेबिफोलिया और ट्रैक्सस बेकेटा। ये यूज़ की जाती है एज एन एंटी कैंसरस ड्रग। अब जो पेनिसिलिन होती है जो कि कॉमन एंटीबायोटिक है दैट इज डराइव्ड फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इज डराइव्ड फ्रॉम अ बैक्टीरियम। प्लांट्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग मैनी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स कॉल्ड बोटानोकेमिकल. 25% ऑफ ड्रग्स इन द फार्मेसी आर गॉट फ्रॉम ओनली 120 स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ 120 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स में से हम 25% जो टोटल ड्रग्स हैं वो डराइव कर सकते हैं. अबाउट 75% ऑफ द एंटी कैंसरस ड्रग्स आर डराइव्ड फ्रॉम plants found in the tropical rainforest. A host of microbial, antiviral, cardioactive and neurophysiologic marine fauna. The venoms of various arthropods have medicinal potential. जो कुछ एंटी माइक्रोबियल, एंटीवायरल, कार्डियोएक्टिव एंड न्यूरोफिजियोलॉजिक जो ड्रग्स होती हैं वो जो मेरीन जो फौना होता है सी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे डराइव की जाती हैं. ऑल्सो जो वेनम्स होते हैं वेरियस आर्थ्रोपोड्स के वो भी एज अ मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं. Now next we have in food, biodiversity in food. One of the most fundamental value of the biodiversity is in providing food. It is obtained from sources like livestock, forestry and fish. Originally plants are consumed directly from the wild habitat. Gradually most of them were grown as agriculture. अब जैसे हमने इकोसिस्टम में बात की थी फूड चेन की, अब फूड चेन क्या करती है, इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स को फूड भी प्रोवाइड करवाती है. तो वैसे ही जो बायोडाइवर्सिटी होती है तो बायोडाइवर्सिटी फूड प्रोवाइड करवाती है वेरियस ऑर्गेनिजम्स को. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्सेज लाइक लाइव स्टॉक्स,
स्टार्टिंग में जो प्लांट्स होते थे, जंगल के जो प्लांट्स होते थे या जो वाइल्ड हैबिटेट्स में जो प्लांट्स होते थे उनको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाता था, बट बाद में उन प्लांट्स को खेती की फॉर्म में उगाना स्टार्ट किया गया। मीन्स दे वर ग्रोन एज एग्रीकल्चर। मोर देन 80,000 species of the plants were used as food. About 4,000 native plants and animal species are used by the villagers in the Indonesia for food and medicine. अब जो 80,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो प्लांट्स की हैं उनको फूड की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो वहाँ पर जो 4,000 जो नेटिव प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, तो वहाँ के जो विलेजर्स हैं वो उनको फूड और मेडिसिन की फॉर्म में यूज़ करते हैं। Fresh water and marine fishes provide large amount of the food. Biodiversity in the modern agriculture is beneficial due to, अब कैसे कैसे है मॉडर्न एग्रीकल्चर में बायोडाइवर्सिटी बेनिफिशियल। जैसे अगर हम बात करते हैं ब्रीडिंग की, तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रोवाइड करवाती है सोर्स ऑफ मटेरियल। अब जितनी ज़्यादा वैरायटी की स्पीशीज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा वैरायटी की ब्रीड्स होंगी। जैसे हमने देखा कि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा जीन्स होंगी। अब जितनी ज़्यादा जीन्स होंगी उतने ही ज़्यादा जीन के कॉम्बिनेशन होंगे और उतनी ही ज़्यादा न्यू स्पीशीज़ या फिर न्यू ब्रीड्स बनेंगी एज अ सोर्स ऑफ न्यू बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स। अब जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी उतने ही ज़्यादा हमारे पास न्यू बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स बनेंगे एज अ सोर्स ऑफ न्यू क्रॉप्स। अब जैसे हमने बात की कि नए जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं और हमारे पास न्यू ब्रीड बनती हैं, तो मीन्स हमारे पास न्यू क्रॉप्स होंगी। अबाउट 20 प्लांट स्पीशीज़ आर यूज्ड विच प्रोवाइड 85% ऑफ द वर्ल्ड फूड। अगर हम प्लांट स्पीशीज़ की बात करते हैं तो 20 ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे पास 85% जो पूरी दुनिया का जो फूड है उसको बनाते हैं। जस्ट 3 क्रॉप्स वीट, राइस एंड मेज अकाउंट फॉर 60% ऑफ जो टोटल कैलोरीज हैं वो प्रोवाइड करवाता है सिर्फ वीट, राइस एंड मेज। और जो 55% जो प्रोटीन है जो कि ह्यूमन कंज्यूम करता है वो डायरेक्टली आता है प्लांट से। वर्चुअली 100% ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कम्स फ्रॉम 9 स्पीशीज। वो है कैटल, पिग, शीप, गोट, वाटर बफेलो, चिकन, डक, गीज एंड टर्कीज। और नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस और इन इंडस्ट्रीज। वाइल्ड लाइफ है वो क्या है, रीन्यूएबल सोर्सेज है, मीन्स वो अगेन ग्रो कर जाते हैं। तो अब वो जो हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज में कैसे हेल्प करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी इंडस्ट्रीज में कैसे हेल्प करती है। Now, fur, skin and other sources like musk, leather, honey, lac, cochineal जो कि एक रेड पिगमेंट है, guano, pearls etc. are obtained from wild animals are a source of the trade। अब जैसे जो फर्स होते हैं एनिमल्स के या एनिमल्स की स्किन होती है या जैसे पर्ल्स होते हैं, हनी हो गया, अदर भी जो ट्रेडिंग मटेरियल होता है जिसको हम ट्रेड करते हैं और उससे फिर पैसे कमाते हैं, वो हमें मिलता है वाइल्ड एनिमल से। तो एक तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है, अब जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, जितने ज़्यादा टाइप की स्पीशीज़ होंगी उतनी ही वो हमें प्रोवाइड करवाएंगे सोर्सेज। Next, we have several wild plants provide useful products like timber, resin, paper, gums, tannins, dry fruits, fibers that is cotton and jute, drinks, tea and coffee, distillation products like wood, alcohol, acetic acid, oxalic acid, charcoal and medicine etc. अब ये सिर्फ एनिमल्स ही हमें प्रोवाइड नहीं करवाते हमारे ट्रेडिंग के लिए सोर्स, बट ऑल्सो जो प्लांट्स होते हैं उससे भी हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं लाइक टिम्बर, रेजिन्स, पेपर हो गया, गम्स हो गए, टैनिन्स, ड्राई फ्रूट्स, फाइबर्स जैसे कॉटन और जूट, और जैसे टी और कॉफ़ी होगी, और ऑल्सो जो केमिकल्स होते हैं, डिस्टिलेशन जो प्रोडक्ट्स होते हैं जस्ट लाइक वुड होगी, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, चारकोल हो गया, और मेन इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन होती हैं एक्सेट्रा, वो भी हमें बायोडाइवर्सिटी या फिर डिफरेंट जो प्लांट्स स्पीशीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं। Now, sixth one we have aesthetic and cultural importance. Due to their beauty, many birds, variously colorful butterflies, mammals, green forest, etc. have great aesthetic value for human being। अब जैसे हम अपने अराउंड ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज देखते हैं या कलरफुल बर्ड्स देखते हैं, मैमल्स देखते हैं, फॉरेस्ट देखते हैं जो कि ग्रीनरी प्रोवाइड करवाते हैं, तो इन सब से मिलकर जो है जो हमारा वर्ल्ड है वो कलरफुल बना है, मीन्स ब्यूटीफुल बना है। मैनी प्लांट्स आर कंसिडर्ड सास्ट एंड इवन वर्शिप्ड इन India, for example, Ficus religiosa that is people, Ocimum sanctum that is tulsi, etc. And also many animals like birds and snakes are also worshipped। अब जैसे हमें पता है जो हमारा इंडियन कल्चर है और हिंदू कल्चर है उसमें जो वेरियस प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनको पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। जस्ट लाइक जो कॉमन पीपल होता है या जिसको हम फिकस रिलीजियोसा बोलते हैं और कॉमन लैंग्वेज में पीपल बोलते हैं, या जो तुलसी होती है जिसका साइंटिफिक नेम है ऑसिमम
मैक्सिमम सैंक्टम और अदर एनिमल्स लाइक स्नेक्स वगैरह हो गए, तो इन सबको पूजा जाता है। तो ये हमारी क्या है, कल्चरल इम्पोर्टेंस है। Now, seventh one is the unknown benefits. A wild species may have certain benefits which are still not known to us and may become known in the future. So, the conservation of even non-beneficial species is equally sufficient. अब कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनके बेनिफिट्स के बारे में हमें पता नहीं है, स्टिल मतलब अभी पता नहीं है, बट फ्यूचर में क्या पता कि वो हमारे किसी काम में आ जाएं। तो इसलिए हमें सभी स्पीशीज़ को कंजर्व करके रखना चाहिए, मतलब संभाल के रखना चाहिए, ताकि अभी नहीं तो फ्यूचर में तो हम उनका यूज़ कर पाएँ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो पेनिसिलिन है, जो कि एंटीबायोटिक है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पेनिसिलियम नोटेटम से, ब्लू ग्रीन एल्गा से, या फिर एंटी मलेरियल ड्रग जो क्विनीन है जिसको एक्सट्रैक्ट करते हैं जो सिनकोना जो प्लांट होता है उसकी जो बार्क होती है या छाल होती है उससे निकालते हैं, और जो नेचुरल सिल्क होता है जिसको एक्सट्रैक्ट करते हैं सिल्क वॉर्म से, जो कि है बॉम्बेक्स मूरी एक्सेट्रा। ये जो जितनी भी हमने बात करी, ये स्टार्टिंग में इनके भी बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं था, बट टाइम के साथ हमें इनके बेनिफिट्स के बारे में पता चला। तो इसलिए हमें सभी जितनी भी बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल जो भी स्पीशीज़ हैं उनको हमें कंजर्व करके रखना चाहिए, ताकि एटलीस्ट फ्यूचर में उनसे हम कोई काम निकाल सकें या उनका कोई बेनिफिट्स हमें पता चलें। नाउ एट्थ वन इज़ इन दी स्पोर्ट्स एंड इंजॉयमेंट। अगर हम कहीं पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में घूमने जाते हैं या फिर नेशनल पार्क में घूमने जाते हैं, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मीन्स जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें फूड, इकोलॉजिकल बैलेंस और इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ हमें स्पोर्ट्स और इंजॉयमेंट में भी हेल्प करती है। नाइन्थ वन इज़ द इथिकल नीड। द प्रेजेंट वाइल्ड लाइफ इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन विच स्टार्टेड अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. So it is our ethical duty to conserve the wildlife for the utilization of the upcoming generation. अब जितनी भी हम अपने अराउंड स्पीशीज़ देखते हैं या फिर जितनी भी एनवायरनमेंट में स्पीशीज़ हैं, इकोसिस्टम में जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं, स्पीशीज़ हैं, वो किसकी वजह से हैं? इवोल्यूशन की वजह से। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे नए नए जो अडेप्टेशंस हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, नए नए इवोल्यूशन हो रहे हैं। और ये जो इवोल्यूशन था ये स्टार्ट हो गया था 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं या वाइल्ड लाइफ्स हैं उनको हम प्रिजर्व करके रखें, उनको संभाल के रखें, ताकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी उनका यूज़ कर सकें और उनके बारे में जान सकें। Now, 10th one is the religious importance. Different animals are symbolized as the वाहन of the Hindu gods and goddess. अब जैसे जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेस हैं, उनके जो डिफरेंट वाहन होते हैं या उनके जो व्हीकल होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे गरुड़ा फॉर लॉर्ड विष्णु, बुल फॉर ईश्वरा, टाइगर फॉर गॉडेस दुर्गा, पीकॉक फॉर सुब्रमण्यम, माउस फॉर गणपति एक्सेट्रा। सो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी यूज़फुल है, इकोसिस्टम से लेकर साइंटिफिक इम्पोर्टेंस तक, ड्रग्स और मेडिसिन से लेकर फूड तक, इंडस्ट्री से लेकर स्पोर्ट्स और इंजॉयमेंट तक, और ऑल्सो इथिकल नीड से लेकर रिलीजियस जो हमारे इम्पोर्टेंस है वहाँ पर भी हमें बायोडाइवर्सिटी के यूजेस देखने को मिलते हैं। So that is all about today's topic, that is benefits और uses of biodiversity. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।